काम हो रहे नवादा नालंदा से पूरा जिला तो मरीज के हमरो दूगो बस छे लेके आवे छे तो गंगटा होके ही भागलपुर जाए छे तो तोरो आर के वहां से ले लेते बस वाला के बोली देबे कि दूगो चार गो यहाँ आदमी छे ले चल जियो तोरा लेने चली जेते भाड़ा किराया नहीं लगते और वहाँ कोई पैसा लगे नहीं छे सब फ्री छे जे दिन मन होते फोन करी देबो बस वाला के बोली देबे 11 बजे 11:30 बजे गंगटा पहुंची जाना छे तोरा लेने जेते ठीक ना। साइज के जोड़ बियोड़ जोड़ साइज का एकदम फिटिंग होले तो तोरो साइज तो ठीक छे आबो करारा होता इनोन तो भाई हो कैसन बुझेले आरामगंज जी की कहबो नेता शंभू शंकर जी का ये देंगे एकदम किनको जबरदस्ती शंभू सिंह का शंभू सिंह को जिता दीजिएगा देंगे सब प्रत्याशी के सब बढ़िया है ना एकदम सब नाम आएंगे एकदम हिला के रख देंगे। आपका शुभ नाम कारू मेहता मतलब जितना प्रत्याशी है सबसे बेस्ट है सबसे एकदम देंगे सबसे बढ़िया है हिलाए को एकदम शंभू सिंह को हिला के रखेंगे। हिला दिया हमरो हिलाएगा तब ना उसको हिलाएंगे। कैसा है प्रत्याशी हाँ चलो बढ़िया है हाँ हाँ विचार व्यवहार तो किसको वोट दीजिएगा अपनी 2025 के हिसाब से शंभू शंभू शंकर बढ़िया प्रत्याशी हैं सेब खाली भेजे तर ओकरा फल हम जीती देते। यहाँ का बात चल जाएगा एगो ट्रांस था ना एगो ट्रांस दोनों सर को लगाए हैं। सर नवरात्रि का शुभ दिन चल रहा है उस पर क्या कहिए जी बस माँ दुर्गा सबको बुद्धि विवेक दे और सब मिलके समाज की सेवा में आगे आए जो हमारे समाज को आज ज़रूरत है। सर हमको ये बताइए आजकल के जितने भी कैंडिडेट हैं तारापुर विधानसभा में सड़क बिजली और शिक्षा को लेके ही सब मतलब अपना अपना मतलब सवाल कर रहे हैं। आपका मेन विजन क्या है सर? कि हमारा देखिए मेन विजन जो है वो अभी बोलने से नहीं होगा जी देखिए यहाँ काम की ज़रूरत है और आप पूछे तो देखिए बताते कि हमारा सबसे जो पहला है वो हमारे हैं जवान वो जवान नहीं जवान हमारे युवाओं को आज आप लोग सब जान रहे हैं कि बेरोजगारी किस चरम पे है कि रोजगार तो हर किसी को देना मुमकिन नहीं है लेकिन रोजगार पाने के लिए जो जरिया जो व्यवस्था है वो देना हमारा प्राथमिकता है युवाओं को कि कम से कम उनको रोजगार पाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो उनको मिलनी चाहिए। सर किसानों को लाभ देने के लिए आप किस तरह का लाभान्वित करना चाहते हैं? देखिए किसानों के लिए तो बताया था पहले भी मैंने कि किसान हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बदहाल हैं। किसान को जो चीज़ें चाहिए वो है सबसे पहले कोल्ड स्टोरेज जहाँ पे कि वो जो अपना फल सब्जी जो उपज कर रहे हैं वो उनको सुरक्षित रखने के लिए रख रखाव व्यवस्थाएं नहीं है कहीं भी नहीं है जी। तो ये व्यवस्था मुझे लगता है कि पहले तो प्रखंड में होना चाहिए उसके बाद अगर पॉसिबल है तो हर पंचायत में एक कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि किसान हमारे जो फसल उगा रहे हैं उसका भाव उनको नहीं मिल पा रहा है उनको औने पौने दाम में ही बेचना पड़ता है। लेकिन अगर वो स्टोरेज करते हैं जैसे अभी देखिए अभी आप आलू देख लीजिए टमाटर देख लीजिए सबका कीमत कितना हाई है और जब हमारे किसान उगाएंगे तो वो 2 4 5 रुपये किलो बेचना पड़ता है। तो स्टोरेज जो है वो सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ की वो है नहीं। तो किसानों के लिए सबसे पहले स्टोरेज की व्यवस्था हो उनको उचित मूल्य मिले ये सरकार को निर्धारित करना चाहिए जो उनका उचित मूल्य है कम से कम किसानों को मिलना चाहिए। हालांकि किसानों के लिए जैसे बात सवाल रखे सर आज के डेट में देखा जाए कि ब्लॉक में आजकल खाद किसानों को उचित अनेक समय पे नहीं मिल पाता है जाकि बाहर में रिटेलर जो खोल के दुकानदार भाई बैठे हुए हैं वहाँ पर प्रचुर मात्रा में हमारा खाद उपलब्ध रहता है वहीं से किसान लोग ले पाते हैं और बिहार में रोजगार की सृजन और किसान को क्या बेनिफिट मिलता है खेती करने से इस पे क्या करना चाहेंगे? देखिए रोजगार सृजन के लिए मैं पहले भी बोला रोजगार कोई यहाँ बाहर से आके नहीं देगा रोजगार सृजन के लिए यहाँ के लोगों को ही आगे आना होगा। और मैं कह रहा हूँ अभी भी कि ऐसा नहीं है कि बिहार में रोजगार की कमी है यहाँ के लोग जाके बाहर लोगों को रोजगार दे रहे हैं बाहर जाके कंपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं वो
और बाहर के लोगों को रोजगार दे रहे हैं यहाँ के लोग। तो यहाँ पे वो व्यवस्था, वो माहौल होना चाहिए। जब माहौल बनेगा तो हर कोई चाहता है कि अपने घर पे काम करें। लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल रहा है सरकारी जैसे मिलता था आधार कार्ड के नाम पर, जो है 300 या 320 रुपया मिलता था। आज के डेट में 400, 400, 450 रुपया में मिल रहा है, जबकि बाहर में दुकान में। देखिए वो तो है ही। देखिए हमारे यहाँ मॉनिटरिंग नहीं है किसी भी चीज़ का, कोई देखने वाला नहीं है। अगर आपके पास एक नंबर हो कि आप अगर कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा है कि आप डायल किए और वो आपको तुरंत रिस्पॉन्ड दे, हमें नहीं लगता है कि ब्लैकमेलिंग फिर हो पाएगी, क्योंकि अभी रिस्पॉन्ड करने वाला कोई नहीं है। अगर आपका खाद लेने, आप मान ले 320 का है और 500 रुपये ले रहा है, 450 रुपया ले रहा है, तो आपके पास एक शिकायत करने के लिए नंबर नहीं है। हालांकि NH 333 जो गंगटा और लक्ष्मीपुर के बीच में जंगल है, लगातार आए दिन घटना पे घटना होती है। और ट्रैफिक रूल्स का नियम बाहर में देखें तो बड़ी वाहनों को जो है 9 से यानी कि 9 बजे रात्रि के बाद ही गाड़ी चला सकते हैं। अब दिन में उनका बाहर भारी लोड गाड़ी दिन में नहीं चलता है, लेकिन बिहार में इसका कोई रूल नहीं है। देखिए नियम कानून की बात करेंगे आप यहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता है कि 80% लोग जो है नियम कानून को फॉलो ही नहीं करते हैं जी। और ये सब चीज़ें देखिए, ये सब सरकार नहीं कुछ कर पाएगी, ये खुद से हमें सुधार करना होगा। हमें समझना होगा कि क्या सही है और क्या गलत है, तभी हम इन चीज़ों से आगे बढ़ सकते हैं। देखिए नियम नहीं मानना, इसमें क्षति किनकी है? क्षति तो हमारी है या हमारे लोगों की है। आप हेलमेट नहीं पहनते हैं तो इससे सरकार का क्या नुकसान है? वो नहीं हमारा सवाल रहा कि बड़ी वाहन जो है दिल्ली और में देखिएगा, जबकि NH 80 है, यहाँ पर NH 333 छोड़ भले 333 रोड है, लेकिन उसकी चौड़ीकरण व्यवस्थाएं नहीं है, मात्र सिंगल रोड है। लेकिन संभवतः है कि बिहार है, यहाँ सदाबहार है, यहाँ पर उसी को NH 333 बनाया गया। जबकि जब दोनों गाड़ियाँ जब चलती है तो साइड में किनारे वाले दोपहिया वाहन मोटरसाइकिल वाले भाई को जगह नहीं होता है साइड के लिए। सर इस पे मेरा रहा। देखिए ये सड़क तो अब इसको आप NH 33 तो मत बोलिए, इसको तो आप बोल सकते हैं कि दुर्घटना वाली सड़क बोलिए इसको, क्योंकि आए दिन हमें नहीं लगता है कि कोई ऐसा दिन होता है जिस दिन इस सड़क पे दुर्घटना नहीं होती है। और किस कारण से ये अब तक नहीं बना है इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर जनता मुझ पे भरोसा दिखाए तो ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये मेरा पहला काम होगा, चाहे वो अपने घर से करना पड़े तो भी मैं इसको करूँगा, क्योंकि ये लोगों के लिए ज़रूरत है और ये होना चाहिए। हालांकि घर पर बैठी महिलाएं लगातार रहने की रोजगार का बात करती हैं, आपका मॉनिटरिंग किस तरह रहेगा सर समाज में? मान लीजिए तारापुर विधानसभा में बहुत सारा विधायक के पास योजनाएं रहता है, क्योंकि समाज में हम अपना एक माननीय उद्योग है, स्कूल है, क्या वहाँ पे CCTV नहीं लग सकता है? लग सकता है। जितना हर महीने चोरी होता है सरकार का, हमें लगता है उसका 1/4 भाग में कैमरा लग सकता है। और देखिए यहाँ पे बस एक चीज़ है कि लोगों में डर नहीं है। जो भी सरकारी कर्मचारी हों, अफसर हों, उनमें किसी बात का कोई डर नहीं है कि अगर आज हम भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े भी गए, चोरी करते हुए पकड़े भी गए तो कुछ नहीं होगा। उन्हें पता है कि कुछ पैसे देंगे और सब मामला रफा दफा हो जाएगा। जब तक उनके अंदर ये डर नहीं होगा कि अगर हम चोरी करेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी, तब तक इन चीज़ों को समाज से हटाया नहीं जा सकता है। हालांकि एक दिल्ली में जाते हैं, हरियाणा में जाते हैं, स्मार्ट शहरों के गिनती में बिहार को भी बदलने की है, लेकिन हर जगह CCTV कैमरा लगा हुआ है जो कि चोरी हमें रोका जाए। आए दिन रात में देखते हैं, कल जो है लाखों रुपया की चोरी खड़गपुर बाजार में हो जाता है, छोटी छोटी बाजार में होता है, और जबकि विधायक का दावा होता है कि हर में कोई डर नहीं है। देखिए मन में डर बिठाने के लिए आपको यही एक सहारा लेना होगा कि आपको हर जगह CCTV कैमरा लगाना होगा, जिससे कि उनको ये डर रहे कि हाँ हम निगरानी में हैं। क्या आप विधायक बन जाते हैं तो ये सरकार से पहला आपका योजना रहेगा मांग
सरकार से? देखिए, अगर बन जाते हैं तो दूर की बात है। हमने अभी भी लगाया है, अपने गांव को हमने कवर किया हुआ है सीसीटीवी कैमरा से कि हमारे गांव में भी बहुत चोरियां होती थी। पिछले 1 साल से एक बार भी कोई चोरी नहीं हुई है। तो ये चीज़ें ज़रूरी है, हम बने या ना बने, कोई भी बने, तो उनसे भी हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि ये ज़रूरत है समाज की और ऐसा होना चाहिए कि हर चौक चौराहे पे, हर ब्लॉक स्तर, जहाँ भी सरकारी कामकाज होते हैं वहाँ पे कैमरा जरूर लगे। सर आप बहुत दिन से भ्रमण कर रहे हैं इस एरिया में, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको क्या देखने को मिला है? देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है किसान का जी। दूसरा बोले हमारा जवान, जी। जो युवा है हमारे, युवाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले देखिए, मुझे लगता है कि एक स्टेडियम होना चाहिए युवाओं के लिए, क्योंकि देखिए अब सिर्फ नौकरी तो हर किसी को नहीं मिल सकता है। जी। तो हम क्यों ना उनको अलग अलग क्षेत्रों में ट्रेंड करें। और हमारे युवाओं में संभावनाएं बहुत है, प्रतिभा बहुत है, लेकिन उन्हें कोई मंच ही नहीं मिलता है कभी, जिस कारण से हमारे युवा कहीं आगे जा ही नहीं पा रहे हैं। क्या लग रहा है सर, इस बार स्टेडियम बनना चाहिए अगर आप जीत के आते हैं तो? देखिए, जीत के आते हैं तो ये तो विश्वास रखिए कि ये मेरा मतलब सोच नहीं है, इसको साकार करना है कि जरूर एक तारापुर विधानसभा में स्टेडियम बनाऊं, जहां की हर खेल के लिए युवाओं को व्यवस्था मिले और वो अपनी प्रतिभा आज को। सर आप क्लियर ही कर दीजिए वो जगह कहाँ पे है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप बता ही दीजिए। देखिए, वो जगह तो कहाँ पे एक है? मेरे गांव में भी है, लेकिन अभी सड़क नहीं है वहां तक। और अगर जनता और युवा हमारा साथ देते हैं तो ये विश्वास दिलाते हैं, शायद यहाँ ना हो, लेकिन एक अपने विधानसभा में स्टेडियम तो जरूर बनाऊंगा और इससे मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वो समय की मांग है और हमारे युवाओं के लिए वो बहुत जरूरी है। पहला काम है आपका वहाँ पे सड़क पहुँचाना, इसके बाद फिर उसको बनाना। देखिए, पहला काम तो मैंने बोला, पहला काम है मेरा ये NH 333। ये किसी भी हाल में अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं 3 महीने में, ये चाहे मुझे राष्ट्रपति से मिलना पड़े, प्रधानमंत्री से मिलना पड़े, अगर यहाँ से भी नहीं होगा तो मैं लोगों से चंदा लेके भी इस रोड को 3 महीने में बनाऊंगा। 90 दिन में इस सड़क को मैं डबल करूंगा। आज हवेली खड़गपुर का विकास अवरुद्ध हो रहा है, रेलवे लाइन भी पास हो गया लेकिन धरातल पर नहीं दिख रहा है, रिंग रोड भी नहीं आ रहा है, तो इसका क्या मुख्य कारण है? देखिए, हवेली खड़गपुर के साथ जो हुआ है ये शायद ऐसा किसी शहर के साथ नहीं हुआ है अब तक। ये एक शहर था जो गुलजार हुआ करता था, लेकिन आज इस शहर की हालत वो है कि आप जैसे एक खंडहर में जाते हैं तो बस वही फील आता है आज खड़गपुर को देख के, कि जो एक महल था उसे आज खंडहर बना दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि मैं ही कुछ करूंगा, लेकिन कोई ना कोई आएगा जो इस शहर को फिर से इस शहर का दर्जा दिलाएगा, और कोशिश रहेगी, क्योंकि ये हमारा शहर है और हम इसके हैं, तो इसके लिए ज़रूरत है सबको मिलके काम करने की और इसका हक इसे वापस दिलाने की। सर मेरा ये सवाल और है, हमने गांव-गांव जाके रिपोर्टिंग किए हैं और ग्राउंड लेवल पर जब हम देखे तो बहुत गांव ऐसा हमको मिला जहाँ पे स्कूल नहीं है। हम चाहेंगे सर, अगर ये आप सफलता हासिल करके आते हैं, जहाँ पे हम लोग वादा किए हैं कि नहीं यहाँ पे हम स्कूल बनवाएंगे, क्या करेंगे सर इस बार यदि आते हैं उधर से? देखिए, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, इस पर मैंने बहुत बार सोचा बोलने का, लेकिन मौका नहीं मिल पाया। देखिए, आपने बोला जो स्कूल नहीं है, मुझे लगता है जितना हमारे पास स्कूल है ये भी बहुत ज़्यादा है, जो सच्चाई है। स्कूल आप देखिए ना कि स्कूल में बच्चे कितने हैं। आप एक प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, उसका अगर महीने का बजट देखते हैं तो 3 से 4 लाख रुपया है। वहाँ 4 से 5 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं, और आपका एक प्राथमिक विद्यालय है तो उसका भी बजट 4 से 5 लाख रुपये है, लेकिन वहाँ पे आपका 30 से 40 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। और जहाँ 4000 बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ का एक बच्चा आप ले आइए और यहाँ के 40 बच्चों को एक साथ करवा लीजिए आमने सामने, मुझे नहीं लगता है कि 40 बच्चे मिलके भी उस एक बच्चे का मुकाबला कर पाएंगे। स्कूल ज़्यादा नहीं चाहिए, स्कूल कम होगा। आज DAV स्कूल है एक हमारे खड़गपुर में, एक ही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरे विधानसभा के बच्चे वहाँ पढ़ने जा रहे हैं। स्कूल से ज़्यादा है कि पढ़ाई को बेहतर किया जाए।
एक स्कूल अगर पंचायत में भी बढ़िया स्कूल हो कि पूरे पंचायत के बच्चे वहाँ जाए और वहाँ पढ़ाई एजुकेशन पे काम हो सही तरीके से, सिर्फ बच्चों को एजुकेशन दिया जाए, तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि ज़रूरी है। स्कूल से ज़्यादा ज़रूरी है स्कूल में पढ़ाई की। जो पढ़ाई आजकल प्राइवेट स्कूलों में हो रही है, आप देखिए प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं 12वीं पास, 10वीं पास, ग्रेजुएट, और आपके सरकारी स्कूल में कौन पढ़ा रहे हैं? आप ही बताइए, कितना पढ़ाई करके आए हैं वो, कितना एग्ज़ाम पास करके आए हैं वो, शिक्षा क्या दे रहे हैं, और एक 12वीं पास क्या शिक्षा दे रहा है। तो हमें एजुकेशन पे स्कूल ही चाहिए। स्कूल से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो है उसमें व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए, वहाँ एजुकेशन मिलना चाहिए अच्छे से, कि बच्चे अपने आप जाएंगे। पहले हमारे पिताजी, हमारे दादाजी 10-10 किलोमीटर दूर जाते थे पढ़ने के लिए। वो जो 8वीं और 10वीं पास किए हैं और आज हम ग्रेजुएट बच्चों को देख रहे हैं, तो उनके मतलब एक कोने में नहीं आ रहे हैं कि एक अगर 1/4 में भी उनका ज्ञान उस तरह का नहीं है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत खोखला हो गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा काम दे दिया गया है उनको कि वो भी अपना जो, जब गांव के लोग अगर उनको बोलेंगे तो वो बता रहे हैं आज मीटिंग में जा रहे हैं, तो आज हमारा कॉन्फ्रेंस है, तो आज हम सर्वे करने जा रहे हैं। हम सर 3 गांव घूमे, बस बिट्टी, कुशमहा जिसको लक्ष्मीपुर बोलते हैं, जी जी इसके बाद आपका ये मांझी टोला, ये शर्मा टोला, जी। उसमें भी मांझी जी, के जी, परिवार जी, रहते जी, हैं। जी, जी। ये 3 गांव में सर आदमी पढ़ाई के सिवाय बच्चा एक भी स्कूल नहीं जाता था, यानी कोई नाम का चीज़ है, ये स्कूल है ही नहीं। इसलिए वो लोग बोला कि हमको स्कूल है वो होना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए ऐसी जगह पे स्कूल तो होना चाहिए, देखिए रहना चाहिए, और सुधार ये सिर्फ मैं नहीं कर पाऊंगा, इसमें ये सब आप लोगों को भी अपना योगदान देना होगा, तभी हम इस सिस्टम को सुधार सकते हैं। ये अभी जो आप लोग आए हैं इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर मुझे मौका मिलता है तब आप लोगों का साथ चाहिए इस सिस्टम को सुधारने के लिए, क्योंकि ये अकेले मेरे बस की बात नहीं है, ये सब मिलके ही इस सिस्टम को सुधार सकते हैं, जो सच्चाई है। मेरा सवाल रहेगा कि बहुत सारे बिहार में पार्टी है, लेकिन आप निर्दलीय क्यों चुने? देखिए निर्दलीय चुनने के बहुत सारे कारण हैं मेरे पास। देखिए एक तो पहले इंडिपेंडेंट इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे किसी का दबाव मेरे ऊपर नहीं रहेगा। दूसरा कि अभी तक पार्टियां ही सरकार बना रही है, ऐसा नहीं ना कि कभी कोई निर्दलीय की सरकार बनी है, सभी पार्टियों की सरकार है, और पार्टियां सब जो अपने अपने काम गिना रही है। अब आप देखिए ना कि हर कोई बढ़ा चढ़ा के गिना रहा है, तो निर्दलीय इसीलिए जा रहे हैं कि लोगों के लिए कुछ कर सकूं। जब लोगों के लिए कुछ करना है तो लोगों का साथ चाहिए, पार्टी का साथ लेके मैं पार्टी के लिए ही कुछ कर पाऊंगा, लोगों के लिए नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मुझे लगता है। और लोगों का साथ मिलेगा तो मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊंगा। तो लोगों का साथ, तभी इस समाज का विकास और व्यवस्था में सुधार हो सकता है। अभी फिलहाल आपका कैसा तैयारी चल रहा है विधानसभा में? देखिए तैयारी पिछले 8 वर्ष से मैं समाज में जा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरे विधानसभा में तकरीबन 349 गांव लगभग जो मेरी जानकारी में है, मैं पिछले 8 वर्ष से हर गांव में घूम रहा हूं, और ऐसा कोई गांव नहीं है जहां 150 मेरे लोग नहीं हैं। जी सर, बिहार का जो राजनीतिक है आधारित है जाति पे, और अधिकांश वोट जाति को देख के दिया जाता है, इस पे आपका क्या विचार है? देखिए ये नेताओं का जो है एक फैलाया हुआ जाल है कि यहाँ जाति के नाम पे वोट दिया जाता है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ, जो मुझे लगता है। जी यहाँ कोई जात पात नहीं है वोट के लिए। जात यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ है, शादी विवाह के लिए और श्राद्ध के लिए, उसके अलावा यहाँ कोई जाति पाति नहीं है। वो 5-10% लोग हैं जो इन सब चीज़ों को एक बवंडर की तरह उठाते हैं और चुनाव में इसका इस्तेमाल करके फिर वो निकल जाते हैं। अच्छा, अभी आप बोले कि हम आज़ाद रहना चाहते हैं, इसलिए हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अगर चुनाव निर्दलीय लड़े और चुनाव जीत गए तब क्या करेंगे? कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे या तो निष्पक्ष काम करेंगे? देखिए जो क्या बोले कि हमें यहाँ पे सिर्फ अपने व्यवस्था को व्यवस्थित करना है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि किसी दल में जाके ही उस व्यवस्था को, अगर हमारे पास पावर है, अगर हमारे को जिम्मेदारी मिली है, तो हमें पहले अपने सुधार को देखना है। उसके लिए पार्टी में मुझे लगता है कि अगर जाएंगे तुरंत तो शायद फिर उन चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। पहले हम अपने स्तर से
और आप लोगों के माध्यम से साथ से हम उस व्यवस्था पे प्रहार करेंगे जो आज लोगों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। अभी आपका विधानसभा में क्या मुख्य ऐसा चीज कमी दिखाई पड़ा जो कि निर्दलीय उतर गया? देखिए, आज हमारे जो भी असहाय गरीब लोग हैं, आज जाके ऑफिस में गिरगिरा रहे हैं, वो गिरगिराना पड़ता है उनको एक काम के लिए। मतलब क्या बोलेंगे कि आप, वो हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पाता देख के कि हर आदमी जो उनका हक पाने के लिए भी उनको हाथ पैर जोड़ना पड़ रहा है, चाहे वो अफसर के पास हो, चाहे वो कोई छोटा नेता हो। बिना हाथ पैर जोड़े कोई काम नहीं हो रहा। दूसरा है कि बिना पैसा दिए कोई काम नहीं हो रहा है। तो पहले इन चीज़ों को सुधारने की जरूरत है। ये सारे एजेंडा को लेकर तो प्रशांत किशोर एक पार्टी बना लिया, वो भी अच्छा एक विकल्प बना है बिहार के लिए। जी बिल्कुल, देखिए प्रशांत किशोर जी बहुत बड़े लोग हैं जी। अब उनसे और हमारी बराबरी कभी नहीं हो सकती है। वो बहुत बड़े, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं। नहीं, जितना वो वादा करते हैं, अगर उनके विचारधारा और आपका विचारधारा थोड़ा सा मैच करता है, अगर आप चाहें तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, वादा तो सब लोग देख ही रहे हैं। हम लोग को मिल क्या रहा है? वादा, सिर्फ वादा। जब भी चुनाव आता है मिलता क्या है? वादा। कोई भी नेता आता है क्या दे के जाता है? वादा। तो वादा पे भरोसा करना मुझे नहीं है किसी के वादे। और प्रशांत किशोर जी ऐसे नहीं है कि वो आज राजनीति में नए आए हैं। उन्होंने कितनों का राजनीति चमकाया है। हर राज्य में उन्होंने कैंपेनिंग, कितने मुख्यमंत्री, कितने सांसद बनाए। वो राजनीति के कोई नए खिलाड़ी नहीं है। राजनीति उनके रग रग में है, उनको राजनीति करना आता है। तो मुझे विश्वास नहीं है किसी भी